नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएस सीएफओ की जो आंसर की है वो क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उनके करेक्ट आंसर क्या है, और साथ ही हम ये डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, अधिकतर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के कितने आंसर सही हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो न्यू वैकेंसी ऐड हुई है आईबीपीएस सीएफओ के अंदर 200 वैकेंसी इंडियन बैंक के द्वारा नई ऐड की गई है। जो 841 वैकेंसी थी उसके बाद 200 वैकेंसी और ऐड की गई है। साथ साथ में ऐसे चांसेस है कि पीएनबी वगैरह भी उसमें वैकेंसी ऐड करेगी। तो वैकेंसी ऐड होने से अब 1000 वैकेंसी प्लस हो गई है ना। अब लगभग 800 पहले थी 841, अभी 200 और ऐड हो गई हैं और आगे भी ऐड होने के चांसेस हैं। तो क्या कट ऑफ उससे कम हो जाएगा, तो उन सबके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? लीप कल डिजीज ऑफ चिलीज कोल्ड बाई, ठीक है, इज ट्रांसमिटेड बाई। ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जो ट्रांसमिटेड बाई है ना, यहाँ पर कोल्ड बाई नहीं, ट्रांसमिटेड बाई। ठीक है, अब देखो ये जो है कुछ स्टूडेंट इसका आंसर थ्रिप्स लगा के आए, देखो है ना, कुछ स्टूडेंट इसका आंसर थ्रिप्स है और बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर व्हाइट फ्लाई लगा कर आए। अब अपन इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं ना। देखो आपको है ना बहुत सारी बुक्स के अंदर क्या मिलेगा, इसका आंसर थ्रिप्स भी मिलेगा, व्हाइट फ्लाई मिलेगा ना। कुछ कुछ बुक्स में आंसर ऐसा दिया दोनों, ठीक है, दोनों प्लस करके देगा। आप अगर ऑनलाइन चेक करते हो, आप टीएनयू वगैरह के नोट्स में, टीएनयू के नोट्स में चेक करते हो तो उन्होंने आंसर दिया व्हाइट फ्लाई, ठीक है। कुछ और रेफरेंस बुक हैं, उन रेफरेंस बुक के आंसर दिया थ्रिप्स। देखो मेरे अकॉर्डिंग भाई है ना जो आंसर है, ठीक है, आंसर जो है थ्रिप्स होना चाहिए। अब लेकिन बहुत सारे आंसर बच्चे हैं ना, देखो व्हाइट फ्लाई भी लगा के हैं और कुछ बुक्स में व्हाइट फ्लाई भी दिया है। अब इसका करेक्ट आंसर थ्रिप्स है या व्हाइट फ्लाई, ये डिपेंड करता है आईबीपीएस सीएफओ क्या मानता है ना। कुछ बुक्स कहती हैं कि थ्रिप्स है, कुछ बुक्स ये कहती हैं कि व्हाइट फ्लाई है। टीएनयू आईसीआर के नोट्स वगैरह क्या कहते हैं, तो आंसर है कि देखो वो है ना ऑनलाइन नोट्स है तो उनका आंसर व्हाइट फ्लाई है। कुछ रेफरेंसेस बुक्स जो है एंटोमोलॉजी के, उनके अंदर थ्रिप्स लिखा हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि आईबीपीएस सीएफओ इसका करेक्ट आंसर क्या मानता है ना। दोनों आंसर करेक्ट है, थ्रिप्स भी और व्हाइट फ्लाई भी। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। अगला है क्वेश्चन नंबर कि रॉक फॉस्फेट जो है, ठीक है, विच टाइप ऑफ सॉइल की रिक्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है ना। रॉक फॉस्फेट जो है किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर एसिडिक सॉइल। रॉक फॉस्फेट जो है किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर है रॉक फॉस्फेट जो है एसिडिक अम्लीय मृदा के रिक्लेमेशन के लिए, सुधारीकरण के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये तो सरल क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन पूछा था कि बैक्टीरियल डिजीज, ऐसा क्वेश्चन था कि मछली की कोई फिशिस की डिजीज थी, बैक्टीरियल डिजीज ऑफ फिशेस वेयर स्ट्रिक्स ऑफ फाइन एंड टेल आर रूट अपीयर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई रेड पेस्ट, है ना, ये करेक्ट आंसर है सी, रेड पेस्ट। चलिए इसके बाद है ट्री स्पीसीज विच प्रोड्यूस, है ना, कैपोक सिल्क कॉटन, है ना, एक प्लांट होता है जो है ना जिससे कॉटन सिल्क मिलता है हमको, जिसका दूसरा नाम होता है लोकल लैंग्वेज में कैपोक भी हम कहते हैं। ये आपको बैंगलोर के अंदर बहुत ज्यादा, ये जो प्लांट है बैंगलोर के अंदर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा कि इसको हम कॉटन सिल्क का एक लोकल नेम जो होता है लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको हम कैपोक कहते हैं। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिससे कॉटन सिल्क हमको प्राप्त होता है, तो इसका नाम है सेवा पेंटेंड्रा, याद रखना है ना। ये आपको नेट पे आप देख सकते हैं, बैंगलोर वगैरह के अंदर इसके प्लांटेज आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि ड्रोट पर्पज ब्रीड्स हुज बुलक्स आर एक्सीलेंट ड्राफ्ट एनिमल्स व्हाई द काउ आर पुअर मिल्कर्स, है ना, कि भाई ऐसा कौन सी एक ब्रीड है जिसका जो है ना बुलक होता है वो ड्रोट पर्पज के लिए यूज किया जाता है और उसकी जो फीमेल है वो मिल्क है ना पुअर, मतलब दूध वगैरह कम देती है, पुअर मिल्क ईल्डर होती है, ऐसी कौन सी है ना, रेड सिंधी गिर, थार पार्क, कृष्ण वैली, तो इसका आंसर है कृष्णा वैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि विर्क्स कंटेंट एट मैच्योरिटी इन शुगर, शुगर कैन में मैच्योरिटी के टाइम में विर्क्स कंटेंट कितना होता है, विर्क्स रेशो होती है, विर्क्स वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, टीएसएच, तो आंसर है 20 होता है, कितना, 20। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7 है रेस्पॉन्ड टू प्लांट टूवर्ड्स द लाइट सोर्स अवे फ्रॉम द सोर्स। ऐसा क्वेश्चन था कि प्लांट का लाइट की तरफ मूव करना, तो इसका आंसर फोटो पीरियोडिज्म नहीं होगा, फोटोट्रोपिज्म, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म होगा कि प्लांट का या प्लांट के किसी ऑर्गन का लाइट की तरफ अट्रैक्ट होना। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो आईबीपीएस की जो मैंने टेस्ट सीरीज डाली थी इतने सारी जो एमसीक्यू, वहां पर आप पुराने पेपर्स देख लेना, वहां पर डाला हुआ है। फोटोट्रोपिज्म फोटो पीरियोडिज्म के बारे में बताया हुआ था आपको। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है फोटोट्रोपिज्म प्रकाशानुवर्तन, मतलब प्रकाश की तरफ गति करना, अट्रैक्ट टू लाइट, लाइट की तरफ मूव करना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था कि प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग द ट्री अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया
एंड एम टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, मतलब कि फॉरेस्ट के बाहर हमको प्लांट लगाना है, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नोरेंटेन जो जीन है भाई किस में डॉर्फिंग के लिए, तो आंसर नोरेंटेन किसकी है? डॉर्फिंग जीन ऑफ व्हीट किसके में? तो आंसर गेहूं के अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्रिंगल है ना, क्रिकेट बॉल और काली पट्टी किसकी वैरायटी है? तो आंसर है सपोटा की वैरायटी। किसकी? सपोटा की वैरायटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ऑयल परसेंट इन ग्राउंडनट कितना रेंज? तो आंसर ये था ना रेंज, किसी किसी आपको 44 से लेके 55% तक है ना, ये रेंज थी वहां पर। इसके बाद ये सारे जो है ना ऑप्शन और क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए ना, उनके आधार पर मैंने लिखे। जो स्टूडेंट एग्जाम मेंस देने गए थे अपने, उन्होंने जो मेरे को भेजे, ठीक है, उन्होंने जो क्वेश्चन भेजे मेरे को, आंसर भेजे कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, उसके आधार पर। मैं थोड़ा लेट हो गया, किसी काम में बिजी था, इसके कारण थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट ने जो भेजे मेरे को उसके आधार पर अपन ये सारे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। कुछ हाँ ऑप्शन में थोड़ा लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता है ना। चलिए, डायग्नोस्टिक सिम्टम्स ऑफ द अटैक ऑफ मेज स्टेम बोरर का क्वेश्चन पूछे थे कि मेज स्टेम बोरर जो चिलोपार्टिलस होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, आप देखना एंटोमोलॉजी की मैंने टेस्ट पढ़ाए थे, वहां पर पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। तो है ना, कैटरपिलर फीड ऑन द है ना, कैटरपिलर सबसे पहले क्या करता है? तो आंसर लीफ को फीड करता है, फिर स्टेम को बोर करता है, कोप को भी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, ठीक है, स्टेम को बोर करता है, कोप को। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि प्रिवेंशन मेजर डन टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ ब्रुसेलोसिस डिजीज इन गोट, है ना, कि बकरी का गोट के अंदर जो ब्रुसेलोसिस डिजीज होती है उसका प्रिवेंटिव मेथड क्या होता है? तो आइसोलेशन ऑफ एनिमल, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसको अलग करना, ठीक है, प्रॉपर वैक्सीनेशन करना, ब्लड टेस्टिंग कराना, कलिंग करना, पॉजिटिव है उसको अलग कर देना, ये सारे ऑप्शन वाला करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं अपन, इंडिकेटर प्लांट ऑफ बोरोन, तो आंसर है सनफ्लावर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, गोल्डन एक क्वेश्चन पूछा था कि आई इंटरनेशनल राइस रिसर्च टूल और नेशनल राइस एक्सपर्ट मिलकर है ना राइस में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, किसकी डिफिशियंसी को सुधारने के लिए? तो विटामिन है ना। तो आंसर गोल्डन राइस किसकी? आंसर विटामिन ए का इंप्रूवमेंट किया गया है। पूरी लैंग्वेज तो बहुत बड़ी थी उसकी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट इन मिल्क, या फिर इनएडुकेट, ऐसा भी शायद लैंग्वेज ऐसी भी थी कि है ना, कुछ बच्चे वेज कर रहे थे इनएडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर या वाटर कंटेंट इन मिल्क, तो आंसर है लैक्टोमीटर, इसका करेक्ट आंसर था लैक्टोमीटर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर फॉर हिली एरिया, देखो ये जो है इसका आंसर आपको कहीं कहीं जगह है ना कंटूर बंडिंग मिलेगा, कहीं कहीं जगह आपको है ना बेंच टेरेसन, देखो हिली एरिया लेकर है, तो यहाँ पर स्लोप बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है स्लोप यहाँ पर कितना होता है 16 से लेके 33%, तो ये भी हो सकता है, लेकिन है ना ये दोनों वैसे कंटूर बंडिंग होता है हिली माउंटेन, लेकिन देखो अब यहाँ पर परफेक्ट स्लोप वगैरह के बारे में तो लिखा नहीं है, तो कुछ स्टूडेंट ये भी आंसर लगा गया है बेंच टेरेसिंग, ठीक है। तो आंसर वैसे तो क्या कंटूर बंडिंग है। चलिए इसके बाद है पूसा नन्ना किससे बनाई है? तो आंसर म्यूटेशन के द्वारा बनाई हुई वैरायटी है। नेक्स्ट है प्लांट, है ना, प्लांट इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम द वेरी स्मॉल अंडर द कंट्रोल एनवायरमेंट कंडीशन, ये भाई बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ना, कि प्लांट को कंट्रोल एनवायरमेंट कंडीशन मतलब बायोटेक्नोलॉजी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। इनविट्रो कल्चर, इनविट्रो को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन, है ना, कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर ग्रो करना। इसके बाद अम्रपाली वैरायटी, तो आंसर है दशहरी इंटू नीलम, है ना, डीएनए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कि ब्रीड ऑफ गोट विच इज नोन एज द क्वीन ऑफ मिल्क, किसको हम क्वीन ऑफ मिल्क कहते हैं? तो आंसर है सानेन को क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ मिल्क कहते हैं हम। इसके बाद था ब्रीड ऑफ गोट यूज फॉर द मिल्क एंड मीट पर्पस, ऐसी कौन सी ब्रीड थी जो दोनों के लिए यूज थे? तो आंसर है बीटल है। चलिए क्वेश्चन नंबर राइस का था, अकोची डिजीज किससे होती है? H2S की टॉक्सिसिटी से होती है। तो 25 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे, इजी क्वेश्चन थे, वो सब स्टूडेंट बनाकर आए लगभग, है ना। एक टेस्ट था कि टेस्ट डन टू आइडेंटिफाई इनकम्प्लीट पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, तो ये था एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट। कौन सा है? एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट, है ना, याद रखना एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट होता है, इसका आंसर ये होगा ना, इनकम्प्लीट पास्चराइज, तो कौन सा टेस्ट? एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 कि सोइल एम्यूलेंट यूज फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सोइल विच इज चीपर एंड इजी, सोडिक सोइल के सुधारने के लिए कौन सा यूज करता है? तो आंसर है जो सस्ता आता है, कौन सा? जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 26 था विच अमंग द फॉलोइंग इज मल्टीपर्पज इंप्लीमेंट विच कैन बी यूज फॉर द सीड बेड प्रिपरेशन, ठीक है, वीड कंट्रोल, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर एंड ऑपरेटेड थ्रू द पीटीओ, उसका आंसर है रोटावेटर। कौन सा है? रोटावेटर।
किस किस के लिए काम आता है, क्यों मल्टीपर्पज है, ठीक है, सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, प्लोइंग के लिए भी, वीड कंट्रोल सेकेंडरी है ना काम है, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर, ऑपरेटेड थ्रू द पीटीओ, तो इसका आंसर है रोटावेटर। क्वेश्चन नंबर 27 है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चुराइजेशन क्यों करते हैं, तो आंसर है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मर जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पास्चुराइजेशन तो डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड पैथोजन प्रेजेंट इन द मिल्क, जो कि बीमारी पैदा करते हैं उनको पास्चुराइजेशन से मर जाते हैं, हार्मफुल। क्वेश्चन नंबर 28 मूंगा सिल्कवॉर्म रियड और रिलीज्ड विद है ना ट्री स्पीसीज, तो आंसर है ये मैंने आपको सिल्कवॉर्म पढ़ाया था, आप पुरानी वीडियो देखोगे ना तो मैंने आपको सिल्कवॉर्म पढ़ाया था, उसके अंदर एक आखिरी टेबल ही बताई जिसके अंदर सबकी मैंने आपको प्लांट भी होस्ट प्लांट भी बताए थे। आप देख सकते हैं जो आईयूपीएस की जो अपन ने सीरीज चलाई थी ना उसके अंदर सेरिकल्चर वाला जो टॉपिक था वहां पर हम पढ़े थे, तो वहां पर लास्ट में मैंने आपको एक टेबल बताई थी, उसके अंदर ये प्लांट के नाम भी बताए थे, सोमोर्स वाला मूंगा सिल्कवॉर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 form of the tillage operation which is the primary tillage is completely avoided and secondary tillage is restricted to the minimum सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, कि प्राइमरी टिलेज एब्सेंट होती है, सेकेंडरी टिलेज करते हैं वो भी सीड बेड प्रिपरेशन बहुत कम करते हैं हम, है ना, तो आंसर है जीरो टिलेज। किसका आंसर है, जीरो टिलेज, जहां पर क्या होता है प्राइमरी टिलेज पूरी तरह एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 33 था कि अकॉर्डिंग है ना कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अनुसार शुगर कैन का जो एफआरपी प्राइस होता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस कितना है 290। शुगर कैन का एमएसपी नहीं होता, शुगर कैन का क्या होता है एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सक्सेस ऑफ जीरो टिलेज, तो जीरो टिलेज पूरा डिपेंड होता है हर्बिसाइड पर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 क्या था कि फ्रूट इज इनिशियली ग्रीन एंड नॉन एडिबल, शुरुआती है ना ये कुछ सिम्टम्स दिए थे फलों की, कि फल जो होते हैं फ्रूट ग्रीन होते हैं, नॉन एडिबल, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, जब ये पक जाते हैं तो है ना अट्रैक्टिव, कलर स्मेल आता है, कलर आता है, सेनेसेंस अगर, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं राइपनिंग, है ना। तो फल जो होता है शुरुआत में ग्रीन स्टेज होता है, नॉन एडिबल, जैसे जैसे राइपनिंग प्रोसेस आगे बढ़ जाती है, जैसे केला है आप देखना तो ग्रीन से राइप होता है तो उसके अंदर स्मेल आने लगती है, थाइलिन गैस वगैरह जो एरोमा होते हैं सब्सटेंस जैसे हेक्सानोल, आइसोपेंटाइन बनाना के अंदर वो सब बनने लगते हैं, तो उनसे कारण एरोमा आने लगता है ना। अलग अलग फ्रूट के अंदर अलग अलग कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमा, खुशबू आने लगती है, स्मेल आ जाती है, ठीक है, स्पेशल कलर आ जाता है, ठीक है, सेनेसेंस की प्रोसेस होने लगती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम राइपनिंग कहते हैं। इसके बाद अंडर है ना एग्रीकल्चर बिजनेस जो अपना एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर के अंदर का जो हम ट्रेनिंग करते हैं, तो कौन सा नोडल एजेंसी है जो ट्रेनिंग करवाती है, तो आंसर मैनेज, है ना, इसका काम होता है ट्रेनिंग कराना। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूछा था, वहां पर ये पूछा था ये है ना भाई ये ट्रेनिंग, इसकी डेफिनेशन बोली थी कि है ना कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं है ना उनको ट्रेनिंग कराने का, तो एग्री बिजनेस एग्री सेंटर वहां पर पूछा था, यहाँ पर ये पूछ लिया इसके अंदर कि भाई कौन सा नोडल एजेंसी होती है जो ट्रेनिंग कराने का काम करती है, तो आंसर है मैनेज। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में था ये क्वेश्चन। ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज इनक्लोज्ड बाय द एग्रोनेट्स और मेड एनी अभी फ्रॉम द वुडन मटेरियल विच इज अलाउ मॉइस्चर सनलाइट एयर सर्कुलेशन फ्रॉम द टनल एंड मेंटेन माइक्रो एनवायरमेंट, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर कि जो हम ना कवर कर देते हैं पूरे किसको इकोसिस्टम को, है ना, यहाँ से हमने यहाँ पर क्रॉप लगा रखी है, क्रॉप लगा रखी है तो इसको कवर कर दिया, लेकिन ऐसा कोई मटेरियल जिससे सनलाइट एयर वगैरह सब कुछ आती जाती हो, को क्या होता है, तो शेड नेट हाउस होता है, वो क्या होता है शेड नेट हाउस। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 35 कंडीशन विच अकर्स ड्यूरिंग द एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी विच इज द कैटल फेसेस डिफिकल्टी इन है ना पार्चुरेशन, उस कंडीशन को क्या, तो आंसर है प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस एंड वेजाइना। ये पूरी लैंग्वेज थी कि उस कंडीशन को जो कि पार्चुरेशन प्रॉब्लम करती है, तो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस एंड वेजाइना वाल। इसका टू रिड्यूस द फर्टिलाइजर कंजप्शन गवर्नमेंट ने यूरिया का जो बैग है 50 से कितने केजी का कर दिया, 45 केजी का कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 गावा वेराइटी हुज फ्रूट्स आर लार्ज येलोइश, येलो है ना ओव्यूलेंस है, पिंक फ्लैश एंड आल्सो नोन एज द सरदार, तो गावा की कौन सी वेराइटी जिसको सरदार नाम से आते हैं L49, है ना। इसके बाद था इफ इरिगेशन वाटर वैल्यू ऑफ द सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम, न्यूमेरिकल था, आपसे SAR पूछा था ना SAR, तो कैसे निकालते, सिंपल सोडियम प्लस है ना अंडर रूट, ठीक है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, अपॉन 2, तो बहुत सिंपल है, सोडियम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम 20, है ना, यहाँ पर अपन वैल्यू रखते 10 प्लस 8 अपॉन 2, तो ये रहता है 20, नीचे कितना हो जाता 18 अपॉन 2, तो ये 20 अंडर रूट 9, ठीक है, ये हो जाता 3 और इसको डिवाइड करते तो 6.67 आ जाता आंसर, ये इस प्रकार से, तो इसका आंसर हो जाता 6.67, है ना। चलिए इसके बाद
कर्ल्ड टोय पैरालिसिस इन चिकन ड्यू टू द विटामिन B2। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कई बार ये क्वेश्चन डाला हुआ है। कोर्ग इज वेराइटी ऑफ कॉफी, ठीक है, कॉफी की वेराइटी थी। चलिए, इसके बाद है इन एडियाबैटिक डीह्यूमिफिकेशन व्हेन ह्यूमिड एयर पास थ्रू द डेसिकेंट एंड इफेक्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर में क्या होगा? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो डिक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, याद रखना, डिक्रीज एंड इंक्रीज। इसका आंसर ये होगा डिक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। चलिए, आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ सर्टिफाइड 200 मीटर, कितनी है? 200 मीटर है। लोन विच इज गिवन, अगर ये सब्सिडीज क्वेश्चन था ना, लोन दिया जाता है किसकी, जो वेयर हाउस रिसिप्ट होती है, अगर इसके है ना 12 मंथ से पहले के लिए लोन, तो इसका आंसर था 75 लाख। कितना? 75 लाख। इसके बाद था पॉसिबल रीजन ऑफ सी डोरमेंसी, तो आंसर है इमेच्योर एमरो। ये पॉसिबल एक रीजन है किसका? सी डोरमेंसी का, कि एमरो प्रॉपर ना होना। एंड ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है ना, प्रेजेंट नियर द ड्रॉअर ऑफ ट्रैक्टर विच इज यूज्ड कनेक्टेड ऑपरेट मूवर थ्रेसर एंड कटर बार्स, है ना। ऐसे अपना ट्रैक्टर होता है, जैसे मूवर, थ्रेसर, कमांड हार्वेस्टर जोड़ते हैं, तो ट्रैक्टर में पीछे क्या होता है? यहाँ पर ये गियर होता है, पीटीओ, इसको क्या बोलते हैं? पीटीओ कहते हैं ना। इसी से सारी चीजें कनेक्ट होती है, एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट के थ्रू यहाँ से कनेक्ट होता है, जिसको हम पीटीओ कहते हैं। चलिए, ठीक है, पोटैटो ट्यूबर्स आर कर्ड एट द डिग्री, तो आंसर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। कितना? 18 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 डेज, है ना। स्टोर्ड 7 से लेकर 10 डिग्री, फॉर 10 से लेकर, तो कितना यहाँ पर पूछा था? 18 डिग्री, टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या था? हाउ मच एडिशनल कंसेंट्रेट शुड बी प्रोवाइडेड टू काउ फ्रॉम द 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, कि जब काउ जो है 5वें महीने पर आती है प्रेगनेंसी पे, तो उसको कितना कंसेंट्रेट फीड खिलाना चाहिए? तो आंसर 1.5 kg उसको खिलाना चाहिए। 48 था, ठीक है, ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, है ना, लवणता को सहन कर सके, उनको हम यूरी हेलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरी हेलाइन, मतलब हाई सैलाइन कंडीशन को सहन करने वाले। क्वेश्चन था न्यूट्रेंट विच इज हेल्पफुल इन द क्लोरोफिल, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, अदर अमीनो एसिड, ठीक है, फिक्सेशन ऑफ CO2, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, है ना। इसका आंसर तो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में तो है, लेकिन डीएनए आरएनए बनाने में कोई हेल्प नहीं करता, वहां पर नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज टॉलरेंट टू हाई सैलाइन वाटर एंड आल्सो रियर इन द ब्रैकिश वाटर टॉलरेंट टू फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेट, तो ऐसी कौन सी भाई जो होती है स्पीसी की जो हाई सैलाइन वाटर को टॉलरेट कर लेती है ब्रैकिश वाटर के अंदर, है ना, फ्लक्चुएशन टेम्परेट को? टाइगर प्रोन। कौन सा है? टाइगर प्रोन। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है द टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम यूज्ड इन द हाई वाटर टेबल एरियाज एंड बिलो द ग्राउंड सरफेस, तो इसका आंसर था टाइल ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 था कि भाई करंट जो है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन ऑफ नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लाइव स्टॉक का करंट एग्रीकल्चर जीडीपी में कितना रोल है? तो 5.2, कितना? 5.2। इसके बाद ए मैकेनिज्म ऑफ विच इज यूज्ड बाय द फिशरमैन ऑफ कैचिंग फ्लाइंग फिशरीज इन तमिलनाडु, की तमिलनाडु की जो फिशरमैन होते हैं मछली पकड़ने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर था कैटामैरन, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, एवरग्रीन ट्री विद द डार्क ग्रीन एंड इनिशियली 1 से लेके 5 सिल्वरी लीफ स्पाइरल अरेंड एंड ग्रो इन द कूल क्लाइमेट एट हैविंग 75 हाइट, तो इसका करेक्ट आंसर है देवदार। क्या? देवदार प्लांट। क्वेश्चन नंबर 55, फिश हैविंग द लंग्स लाइक लेब्रिंथ, तो आंसर है गोरामी। 56 है फाइंड द फील्ड कैपेसिटी ऑफ 3 बॉटम 25 सेंटीमीटर फ्लो एंड 3 किलोमीटर, तो क्या करना था अपने को? मल्टीप्लाई करना था कुल मिला के, ये 1000, ये है ना, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता 0.22, है ना, ये आंसर 0.2। देखो, इसका आंसर दूसरा भी आ सकता था, लेकिन उसने यूनिट नहीं दी, ये आंसर आता है हेक्टर पर आवर में, ये जो आंसर आता है हेक्टर पर आवर के अंदर आता है। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है क्या, कि विड्थ, है ना, इनटू स्पीड इनटू 36 अपॉन 10,000, ये रहता है ना ये। लेकिन अपने को यहाँ पर अपने को यूनिट नहीं दी, तो सिंपल इस तरह से करना था इसको। चलिए, तो इसका आंसर ये है ना। क्वेश्चन नंबर 57, एक क्वेश्चन था कि इम्परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल हुज वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनी एंड कलेक्ट पोलन एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसी कौन सी फीमेल होती है कि जो इम्परफेक्टली डेवलप्ड होती है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, है ना, पोलन कलेक्ट करती है,
है ना, कॉलोनी के डेवलपमेंट में, तो आंसर है वर्कर बी। वर्कर बी का काम ही क्या होता है कि भाई है ना, छत्ते को बनाना, कॉलोनी के डेवलपमेंट करना, है ना, पोलन कलेक्ट करना, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करती। रिप्रोडक्शन कौन करती है? तो आंसर है क्वीन करती है। एक क्वेश्चन था ऐसा कुछ, विच अमंग द फॉलोइंग डायमीटर क्लास कलर इज एब्सेंट, तो 0 से लेके 20 सेंटीमीटर उसका आंसर है। इसका मेरे को आंसर नहीं पता, ये इतना बताया, दो आंसर उसने। मॉडिफिकेशन ऑफ शेल्टर वुड स्टेप सिस्टम क्या है? ठीक है, इसका आंसर कुछ पता नहीं और प्रॉपर ऑप्शन भी पता नहीं चल रहा है इसके। इसका 60 वाला ये क्वेश्चन था, ये है अपना प्लांट ब्रीडिंग का, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंट डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, कौन सा मैकेनिज्म जो होता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का नहीं है? देखो आप इसको आंसर आसानी से लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर है ना इलेक्ट्रोपोरेशन जीन ट्रांसफर का मेथड है, केमिकल ट्रांसफ्यूजन है ना डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, माइक्रो इंजेक्शन, पार्टिकल बम्बार्डमेंट। ठीक है, एक्सप्लांट कल्चर ये कोई है ना जीन ट्रांसफर का मेथड ही नहीं है। एक्सप्लांट कल्चर तो क्या होता है? कल्चर मीडिया में प्लांट ग्रो करना, सिंपल, जिसका आंसर ही हो जाता। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, तो ये अपने 60 क्वेश्चन होगा ना। तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंटों से का रेस्पॉन्स अधिकतर जो है, मुझे बच्चों ने बताया कि सर ठीक है ना, हमने क्वेश्चन तो है ना, किसी ने 40 किए, किसी ने 45, किसी ने 50, किसी ने 55, है ना, लेकिन अधिकतर स्टूडेंटों के जो सही आंसर हो रहे हैं, ठीक है, कि बोला सर हमारे जो हमने इधर उधर चेक किए, अधिकतर स्टूडेंटों के जो सही है ना 30 से लेके 35 के बीच में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंटों के सही आंसर हो रहे हैं, है ना, सही हो रहे हैं ना। क्वेश्चन तो उन्होंने ज्यादा किए, लेकिन उसमें कुछ रोंग भी तो होंगे ना। क्वेश्चन तो चाहे 40 45 कर गया है, कोई है 50 कर गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंटों के जो करेक्ट हो रहे हैं, बोला सर हमारे इतने करेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग अकॉर्डिंग टू आंसर की, अलग अलग लोगों की आंसर की कर, तो 27 से लेके 35 के बीच में अलग अलग लोगों के करेक्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के जो करेक्ट आंसर इस रेंज के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया, देखो वैकेंसी भी ऐड हो गई है ना, 841 वैकेंसी पहले थी, 200 वैकेंसी न्यू ऐड हो गई। कल ही आपको पता चला इंडियन बैंक है ना, इंडियन बैंक की, तो एएफओ, तो इस जो अपना इसी एग्जाम के थ्रू ये जो वैकेंसी है 200 और ऐड हो गई, तो यहाँ पर 1041 वैकेंसी। ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि बैंक को, जो पंजाब बैंक है वो भी क्या करेगी, इसके अंदर वैकेंसी ऐड करने वाली है शायद कुछ, है ना। तो वैकेंसी अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंटों के आंसर जो है 27 से लेके 35 की है ना, इसकी रेंज के बीच में अधिकतर स्टूडेंटों के सही आंसर, तो है ना अप्रोक्स जो कट ऑफ जाएगा, है ना, एक मैं आपको एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता सकता कि इतना कट ऑफ जाएगा, है ना, हाँ एक रेंज आपको बता सकता हूँ, वो स्टूडेंटों से डिस्कस हुआ है कि भाई इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में स्टूडेंटों के नंबर सही है, तो इस रेंज के बीच में कट ऑफ जाएगा। ठीक है, हाँ अगर वैकेंसी बढ़ जाती और तो और कट ऑफ नीचे आ सकता है। तो आपकी इस रेंज में अगर नंबर है तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आपके नंबर इस रेंज के बीच में, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको प्रॉपर इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, एक होप के साथ कि हाँ अगर देखो वैकेंसी ऐड हो गई, अगर और वैकेंसी ऐड होती है तो कंफर्म है फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी दोस्तों। कुछ इशू के कारण जो अपनी आईयूपीएस टेस्ट सीरीज थी वो प्रॉपर मैं 26 टेस्ट डाल पाया था ना, मेरे को कुछ अचानक काम आ गया था, तो मैं ना अब बीच में आपने देखा कुछ दिन से है ना 8-10 दिन वीडियो वगैरह कुछ नहीं आई थी, कुछ ऐसे फैमिली के अंदर फंक्शन था कि जाना पड़ा। ठीक है, आगे से हम नेक्स्ट है ना, अब आपको कंटिन्यूस जो है नेक्स्ट ईयर के लिए जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स है उन सभी के लिए आपको कंटिन्यूस वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर मिलती रहेंगी, और जो मेरा आपको गाइडेंस है सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए वो भी आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।